गुड आफ्टरनून ऑल डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको सामान्य तौर पर आप लोग स्टोरी राइटिंग कहते हैं। और कहानी लिखने में बड़ी दिक्कत आती है बहुत सारे कैंडिडेट्स को। रादर आपके पूरे साइकोलॉजिकल टेस्ट में 70% आपके असेसमेंट का जो 70% योगदान होता है वो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का होता है। इसका मतलब अगर किसी कैंडिडेट की स्टोरीज ठीक नहीं होती हैं, अगर कोई कैंडिडेट सही ढंग से कहानियां नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर उनके सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर, या मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल नहीं रह जाते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। तो आज पहले तो हम ये समझेंगे, बहुत सारे भ्रम फैल रखे हैं, तो उस भ्रम को बिल्कुल हम आज तोड़ेंगे। और इसमें पहले तो ये समझेंगे कि भाई थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी, और फिर आज की डेट में या थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, असली मकसद क्या है इस टेस्ट का। और बिल्कुल ये बात डिस्कस करेंगे हम इस बीच में कि क्या सामान्य तौर पर कैंडिडेट्स गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि मैंने कहानियां बहुत अच्छी लिखी थी, लेकिन रिजल्ट उनके अनुसार नहीं आ पाता है। सबसे पहले ये समझें कि ये तो आमतौर पर सभी को पता होता है कि हेनरी मुरे और क्रिस्टिना मॉर्गन ने ये टेस्ट बनाया था। 1930 के आसपास ये टेस्ट बना था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। 1935 में ये पहली बार एक आर्टिकल क्रिस्टिना मॉर्गन ने पब्लिश कराया था एक अखबार के अंदर। ये टेस्ट बनने की एक बड़ी मजे की बात ये थी कि क्यों ये टेस्ट बनाया गया। हेनरी मुरे की एक स्टूडेंट थी सेसिलिया रॉबर्ट्स। सेसिलिया रॉबर्ट्स का एक छोटा सा बच्चा था, बेटा, और वो बीमार पड़ गया। तो उसने एक पूरा दिन अपने बेटे के साथ गुजारा और अपने बेटे को मैगजीन में जो पिक्चर थी उन पिक्चर्स से स्टोरी सुना करके उन्होंने वो दिन गुजारा। अगले दिन ये एक्सपीरियंस जब उन्होंने हेनरी मुरे से शेयर किया तो हेनरी मुरे के दिमाग में एक ख्याल आया कि ऐसा कोई टेस्ट बनाया जा सकता है। और फिर ये रादर ऐसा कह सकते हैं कि ये सेसिलिया रॉबर्ट्स का एक विचार था, जहां से हेनरी मुरे को एक प्रोत्साहन मिला कि ऐसा एक टेस्ट बनाया जा सकता है इंसान के व्यक्तित्व को परखने के लिए। और उस समय जो बाकी टेस्ट थे वो इतने ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ से एक प्रेरणा मिलती है उनको बनाने की, और वो फिर इस टेस्ट को तैयार करते हैं। ये टेस्ट शुरुआती दौर में क्लिनिकल साइकोलॉजी के तौर पर लाया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट नहीं था, इसे अप्लाइड साइकोलॉजी में नहीं डाला गया था। ये बहुत बाद में टीएटी जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आया। पहले ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट था, और क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो बहुत बड़ी चीज़ आती है वो होती है ऑब्जेक्ट रिलेशन। तो इस टेस्ट का जो सही मकसद है, ये मकसद क्या है? सोशल कॉग्निशन एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन। तो यहां पर देखो क्या चीज आती है कि किसी व्यक्ति का वस्तु संबंध और दूसरी चीज जो उसका सामाजिक बोध है वो कितना बेहतर है या वो कैसा है, ये जानने का टेस्ट है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जो कि आपकी कल्पनाओं के चलते या आप जो काल्पनिक कहानियां बनाते हैं उन काल्पनिक कहानियों से देखा जाता है। इससे किसी व्यक्ति की फीलिंग्स या अंडरलाइंग मोटिव्स, जो उनके मकसद हैं, नीड्स या फिर कंसर्न्स, और वो व्यक्ति बाहरी दुनिया को, सामाजिक दुनिया को किस तरीके से देखता है, ये सारी चीजें जानने में मदद करता है ये टेस्ट। इस टेस्ट में सबसे बड़ी चीज क्या है? एक जो आमतौर पर गलती की जाती है
ये दो चीजें देखी गई, ऑब्जेक्ट रिलेशन एंड सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन का हिंदी में मतलब हुआ सामाजिक बोध, किसी व्यक्ति का सामाजिक बोध कैसा है। और ऑब्जेक्ट रिलेशन का हिंदी मतलब होता है वस्तु संबंध, मतलब वो कैसे चीजों से जुड़ा रहता है, कैसे वो रिलेट करता है। और जब ऑब्जेक्ट रिलेशन की बात आती है तो वहां पर अब ऑब्जेक्ट रिलेशन को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं कि कई सारी ऐसी स्लाइड होती हैं जहां पर आप सिर्फ व्यक्ति के रिलेशन को देखते हैं। वो स्लाइड्स जो आमतौर पर किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से रिलेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत साधारण सा सीन होता है, एक महिला जो बीमार है और एक छोटा बच्चा उनके बगल में खड़ा है, वो मां लेटी हुई है उनकी, तो ये मां और बेटे का एक संबंध या ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन का संबंध, किसी ना किसी तरीके से उसका एक रिलेशन है उसके साथ। अगर किसी की डेड बॉडी रखी है और उस डेड बॉडी के पास में कोई बैठ करके रो रहा है, तो वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसका कोई संबंध है उसके साथ। एक छोटा बच्चा सोफा पे बैठा है, एक व्यक्ति उसको देख रहा है, घर के अंदर सूट पहना हुआ है, वो उनसे कुछ बात कर रहे हैं शायद। तो इस तरीके के जब सीन दिखाते हैं तो ये पिता और पुत्र का एक संबंध, तो दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो रहा है। वो संबंध कौन सा संबंध है और कैसे आप उस संबंध को देखते हैं, ये है आपका ऑब्जेक्ट रिलेशन। जबकि बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं जो कि समाज से रिलेटेड, जैसे एग्रीकल्चर के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है, किसी बिल्डिंग में आग लगी है, लोग खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं, ऐसे जब सीन दिखाए जाते हैं तो ये है आपका सोशल कॉग्निशन यानी कि सामाजिक बोध। अब लोग क्या करते हैं, लोग ज्यादा बेहतर कहानी लिखने के चक्कर में या जो प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ आते हैं, पहले से कहानियां रट करके आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उनको पहले से ऐसी ऐसी कहानियां रटा देते हैं कि ये थीम आएगी, ये सीन आएगा तो ऐसी कहानी लिखना, ये सीन आएगा तो ऐसी कहानी लिखना, और बहुत बड़ा डेवलपमेंट दिखना चाहिए आपकी कहानी में, आपकी कहानी में आप अति से ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के नज़र आए। ऐसे बहुत सारे भ्रम जो है वो आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट को खराब करते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्ट रिलेशन को बिल्कुल खराब तरीके से प्रदर्शित कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट रिलेशन में क्या है, पहली चीज देखी जाती है व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या रिप्रेजेंटेशन में क्या दिक्कत आती है आपको, क्यों नहीं वो आप रिलेशन को सही ढंग से समझ पा रहे हैं, एक वो बड़ी समस्या बनती है। दूसरी जो चीज बनती है दैट इज कैपेसिटी ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट, कि आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट की क्षमता क्या है। कुछ लोग क्या होते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं, तो वो जब इस प्रकार के सीन देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल कहानियां लिखने लग जाते हैं। कुछ लोग इमोशनली बैलेंस्ड रहते हैं, वो उसको हेल्दी तरीके से देखते हैं। तो इमोशनली इम्बैलेंस्ड लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में, खास करके आर्मी जैसी या आर्म फोर्सेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, इमोशनली इम्बैलेंस्ड लोग ज़्यादा बेहतर या प्रभावी नहीं हो पाते हैं। इस वजह से ये बड़ी दिक्कत आती है। तीसरी चीज, आपका मॉरल स्टैंडर्ड क्या है। उस कहानी से जब आप दो लोगों को देख रहे हैं तो आपके मॉरल्स क्या हैं लाइफ में, उनके हिसाब से भी आप बहुत सारी चीजें जो है उसमें कहानी में ऐड ऑन करते हैं। तो ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका रिप्रेजेंटेशन कितना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है आपकी, प्लस आपका जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है उसके अंदर। कुछ लोग होते हैं ये सोचते हैं कि इमोशनल नहीं होना इसलिए इमोशन लेस हो जाइए, ये भी एक गलत तरीका है। इमोशन लेस इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो इमोशन सबके पास होते हैं, लेकिन इमोशनली बैलेंस्ड होना एक सही तरीका होता है। प्लस आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स ठीक रहे, ऐसा भी दिखाई दे।
आमतौर पे कैंडिडेट्स क्या गलतियां करते हैं कहानी लिखते समय, जब उनको ऑब्जेक्ट रिलेशन या ऐसी कोई सीन दिखाए जाते हैं जिसमें दो व्यक्तियों का संबंध बहुत नजदीकी से दिख भी रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी वो अलग कोई विचार शायद अपनी कहानियों में इतने ज्यादा क्रिएटिव होने की कोशिश करते हैं कि उनको लगता है कि आज तक दुनिया में उनसे बड़ा समाज सुधारक कोई नहीं था। वो हमेशा सामाजिक बातों को आगड़े ला करके खड़ा कर देते हैं, जो कि उनके लिए एक बनावटी तरीका नजर आता है। यह है मैनिपुलेटेड थॉट्स, जबरदस्ती के अप्लाई किए हुए आइडियाज, जो कि आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं दिख रहा है वहां पर। तो अगर आपको वो संबंध दिखाई देता है तो वो संबंध को आप एक्सेप्ट करें, इमोशनल होकर के या इमोशनली इम्बैलेंस्ड होकर के उस संबंध को ना एक्सेप्ट करें। इमोशनली बैलेंस्ड रह करके एक बेहतर तरीके से अगर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे और आप अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से ना भागे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि बहुत बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो पिक्चर दिखाई गई है उस पिक्चर के आधार पर कहानी नहीं बनाते हैं, अपनी कहानी के आधार पर उस पिक्चर को देखना शुरू करते हैं। तो वो कहानी उनके दिमाग में पहले से कहीं प्रीफीडेड होती है और वो पिक्चर देखने के बाद उस पिक्चर को अपनी कहानी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको एक साधारण तरीके से समझिए कि मान लीजिए ये मेरा बायां हाथ, ये पिक्चर है, ये आपने देखी और आप यहां बैठे हैं, मेरा दायां हाथ आप है। अब हुआ क्या कि ये आमतौर पर क्या होना चाहिए, मेरी जो स्टोरी है वो यहां से निकल करके यहां आनी चाहिए। तो स्टोरी इस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए थी, पिक्चर से स्टोरी आनी चाहिए थी, मगर मैंने पहले से इतना रट करके एक दिमाग में मटेरियल स्टॉक लगा रखा है, पहले से इतने विभिन्न प्रकार के आइडियाज बना करके बैठा हुआ हूं कि अब क्या होता है, पिक्चर जब आती है तो मेरी स्टोरी यहां से यहां जाने की मतलब मैं दूसरे डायरेक्शन में, मैं इस पिक्चर को अपने हिसाब से इधर से कहानी के अंदर फिक्स करने की कोशिश करता हूं। स्टोरी क्या हो रही है, इधर से इधर जा रही है, जबकि जानी कहां से थी, यहां से यहां जानी चाहिए थी। तो ये एक बड़ी गलत फहमी है यंगस्टर्स के अंदर या कैंडिडेट्स के अंदर कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कोई सीन दिखाया गया, उसमें आप पहले से बनाई हुई कहानी में उस पिक्चर का कोई एक पार्ट ऐड करके और फिर कहानी को फ्रेम करते रहते हैं। बहुत सारे लोग उस पिक्चर को क्या करते हैं, जब देखते हैं तो उसमें न्यूट्रल रह करके देखते हैं, मतलब वो उस पिक्चर को ही डिस्क्राइब करने में रह गए, उसके पीछे की इमेजिनेशंस को उन्होंने नहीं जोड़ा। जबकि थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट का जो सही मूल्य है वो आपके लिखने वाले समय में नहीं है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की जो मेन वैल्यू है वो पहले 30 सेकंड में है। किसी भी एस्पिरेंट को जब वो पिक्चर दिखाई जा रही है तो पहले 30 सेकंड के अंदर आपको अपनी कहानी बुन लेनी चाहिए, मतलब उसको देखते देखते इंटरप्रेट करें, ना कि वो पिक्चर जब चली जाए और फिर स्टोरी लिखते हुए रिकॉल करके आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। दैट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, रादर आपके दिमाग में विचार नहीं आएंगे उस समय तुरंत, और लिखते लिखते कहानी बनाने में एक जो बड़ी समस्या आएगी कि आपकी कहानी पूरी नहीं हो पाएगी। और जब 2, 4, 5 कहानियां आपकी आउटकम पर नहीं पहुंच रही हैं तो फिर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, यह साफ तौर पर साइकोलॉजिस्ट को समझ में आ जाता है। तो पहले 30 सेकंड में कैरेक्टर का नाम क्या है, वो कैरेक्टर कौन है, क्या काम कर रहा है, कैसे आया इस सिचुएशन में, आगे क्या कर रहा है, तो पिक्चर को देखते देखते पहले 30 सेकंड के अंदर कहानी बुन लिया करें अपने मन में। उस समय लिखने की जल्दबाजी नहीं करना है। और फिर जो पिक्चर आप देखते हैं उसमें जो पहला नेचुरल इंस्टिंक्ट आपका है उससे भागने की जरूरत नहीं है। बस अपने व्यक्तित्व को पहले से इस तरीके से बदलिए कि आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव या इमोशनली इम्बैलेंस्ड होकर के ना आए। अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड है, आपकी आत्मा खुश है, यू आर अ हैप्पी पर्सन, तो फिर आपके पास जो विचार आएंगे वो लगभग
ठीक विचार आएंगे और उन नेचुरल इंस्टिंक्ट से भागना नहीं है। बनावटी कहानियों के चक्कर में ये कह देना कि ये मेरी कहानी बहुत सबसे बेहतर हो गई है, ये कह करके झांसा देने की कोशिश ना करें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट रिलेशन के सीन्स के अंदर आप सोशल कॉग्निशन जबरदस्ती नहीं लगाना, कि दो लोगों के संबंध को आप सामाजिक सुधार में जबरदस्ती लगाने की कोशिश करते हैं, इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े समाज सुधारी कहानियाँ लिखना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत देती हैं आपको। अपनी खुद की सोचने की क्षमता अच्छी रखिए। लोग बहुत सारे क्या होते हैं कि न्यूज़ जो होती है उससे आइडिया कॉपी करके वैसा ही चिपका देते हैं। वो जो आपने सुना या जो देखा, दैट इज ओनली अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, बट टू फ्रेम अ स्टोरी अराउंड दिस नीड्स योर ओन इमेजिनेशन। सो कोई आपको विचार दे सकता है, वो ठीक है, विचार आपको कहीं से भी मिल सकता है। कोई चीज़ आपने देखी है, कोई चीज़ आपने सुनी है, कोई चीज़ आपने पढ़ी है, विचार वहाँ से आ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप उन्हीं विचारों में अटक जाते हैं या फिर उनके ऊपर अपनी इमेजिनेशंस नहीं अप्लाई करते हैं, तो फिर आपके लिए समस्या बढ़ती है। इसको मैं और एक साधारण तरीके से आपको समझाऊं कि आइडिया, मान लीजिए आपके दिमाग में आ गया कि एक दीवार बनाई जाए, ये एक सिर्फ विचार है, एक आइडिया है। अब इसके पीछे का जो इमेजिनेशन है वो क्या कहता है कि इस दीवार की ऊंचाई क्या रखेंगे आप, इस दीवार की मोटाई क्या रखेंगे, इस दीवार को बनाने में लगभग आपको ईंटें कितनी चाहिए होंगी, कितनी बालू, कितनी सीमेंट चाहिए होगी, वो ईंट, बालू या सीमेंट कहाँ से आप लाएंगे, उसको स्टॉक कहाँ करेंगे, फिर उस दीवार में वेंटिलेशन कहाँ से दिया जाएगा, उस दीवार की जुड़ाई कराने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे, उस दीवार का फायदा क्या होगा आपको, नुकसान क्या होगा। ये सारी चीजें जो उसके पीछे आपने जोड़ी हैं, ये उसके इमेजिनेशन का पार्ट था। आइडिया बहुत छोटा सा था, दीवार बनाना। सो व्हेन यू ट्राई टू फ्रेम अ स्टोरी, दो सम आइडिया क्लिक्स इनटू योर माइंड, try to put your imagination around that idea so that you can put your imaginations in a better form and write a suitable story which should look very natural. The story must be realistic, hypothetic नहीं होनी चाहिए, and it should be acceptable by your age and by seeing your PIQ form also. उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको स्टोरी फ्रेम करने में कभी ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।